नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ये आप अलग अलग सोशल मीडिया चैनल या गोदी मीडिया चैनल जिसे भी खोलेंगे, कोई ना कोई क्लिप आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी जब अंधभक्तों की जमात ये कहते हुए दिखाई देगी कि पिछले 8-9 सालों में भारत में जो परिवर्तन आया है उससे पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। कुछ तो यहाँ तक दावे करते हुए मिल जाएंगे कि आज से पहले 2014 से पहले भारत को दुनिया में कोई जानता भी नहीं था। वाकई अगर भारत का डंका दुनिया में बज रहा है तो चलिए जरा इसकी हम तस्दीक कर लेते हैं, इसकी पड़ताल कर लेते हैं कि कितना डंका बज रहा है। और जो खबर आ रही है वो इस देश के लिए इतनी निराशाजनक खबर है कि पूछिए मत। खबर कतर से है। बित्ता भर का देश कतर, 22-24 लाख की आबादी उस देश की, तकरीबन 3-4 लाख भारत के लोग वहां पर, और इसके बावजूद इतना छोटा देश भारत के 8 रिटायर्ड नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाता है। जी हाँ, 1, 2, 3 नहीं 8। और आरोप लगते हैं कि ये रिटायर्ड भारतीय नौसैनिक इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। इतनी बड़ी तोहमत भारत के रिटायर्ड नौसैनिकों पर। क्या इंडियन आर्मी के रिटायर हुए लोग और भारतीय आर्मी में इस देश की सरहदों की रक्षा करने वाले लोग, क्या उसके पीछे भारत सरकार मुस्तैदी से खड़ी है? और यदि खड़ी है तो 15 महीने से क्या हो रहा था जब 30 अगस्त 2022 को, यानी आज से तकरीबन 15 महीने पहले जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से आज तक जो कतर में कानूनी कार्रवाई चल रही थी, उस दौर में भारत में का प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत का विदेश मंत्रालय भारत माता के इन जाबाज सपूतों की रक्षा के लिए क्या कर रहा था? क्यों ये नाकाम साबित हुआ? और जब उन्हें फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हो रही है, सजाए मौत का ऐलान हो चुका है, उसके बाद की परिस्थितियों में क्या भारत सरकार को इस बात के लिए माफ किया जा सकता है कि भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है? क्या एक मिमियाता हुआ विदेश मंत्रालय यही भारत सरकार के 56 इंच के सीने का विदेश मंत्रालय है? क्या भारत सरकार की तरफ से जो डिप्लोमेटिक पहल यानी जो कूटनीतिक प्रस्ताव दिए गए, क्या उन प्रस्तावों का यही सिला मिला है? तो फिर किस बात का डंका बज रहा है? और ठीक इसी दौर में, बिल्कुल इसी दौर में, हफ्ते भर भी नहीं बीते हैं, कतर की मध्यस्थता से अमेरिका ने हमास के हाथों से अपने 2 नागरिकों को छुड़वाया है। जी हां, कतर की मध्यस्थता से, उसी कतर की मध्यस्थता से जिस कतर ने भारत के 8 भूतपूर्व नौसैनिकों को सजाए मौत देने का ऐलान किया है, इतने संगीन आरोप लगाकर। तो इस हालात में कौन सा डंका बज रहा है? और मौजूदा दौर में कौन सा राष्ट्रवाद है जिस राष्ट्रवाद की बात कही जाती है, एक सिर के बदले 10 सिर काट कर लाने की बात कही जाती है, और इन सब के बीच 56 इंच की छाती की बात जो अब तक आप सुनते आए हैं, वो 56 इंच की छाती कहाँ है? मैं एक एक कर उन 8 भारतीय जांबाज सैनिकों का नाम, भूतपूर्व सैनिकों का नाम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये इस देश के भारत माता के महान सपूत हैं। इन सपूतों के ऊपर जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, इसके लिए भारत सरकार की पहल किस तरह से हो रही है, उस पहल की चर्चा के पहले मैं उनका नाम आपको बता दूं। उनके पद के साथ जो पद उन्हें मिला हुआ था भारतीय नौसेना में, इंडियन नेवी में, उसके साथ में बताता हूं। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमोडोर अनिल नागपाल, कमोडोर पूर्णेंदु तिवारी, कमोडोर सुगनाकर पकाला, कमोडोर संजीव गुप्ता एंड सेलर रागेश। ये 8 लोग भारतीय नौसेना के लिए तमाम तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए होंगे। भारतीय नौसेना का पूरी दुनिया में एक नाम है तमाम तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में, राहत कार्यों को चलाने में और भारत की सीमाओं की रक्षा के मामले में। और उन नौसैनिकों के साथ यदि ये हो रहा है तो फिर कौन सा 56 इंच का सीना आपको दिखाया जाता है? कौन सा डंका पीटने की बात कही जाती है? आज हालात ये हो गए हैं कि श्रीलंका चाइना के खेमे में जाता हुआ दिख रहा है। हम्बनटोटा का बंदरगाह चाइना को उसने पट्टे पर दे रखा है। बांग्लादेश के चटगांव में बंदरगाह चीन के हवाले किया जा चुका है। पाकिस्तान में तो पहले से हालात उसी तरह के हैं। नेपाल में भारत की कूटनीति की क्या हालत है कि नेपाल में भी चाइना की एंट्री कमोबेश हो चुकी है, चाइना की डिप्लोमेटिक एंट्री हो चुकी है। और इन सब के बीच भारत के 20 सैनिकों के साथ जो हुआ, जितनी विभत्स घटनाएं भारत के 20 सैनिकों के साथ चीन के साथ लगी हुई सीमा पर हुआ, वो देश भूला नहीं है। पूरे देश को ये भी पता है कि मालदीव में भी भारतीय डिप्लोमेसी अब पहले की तरह से ताकतवर दिखाई नहीं देती।
पूरे देश को अब यह भी दिख रहा है कि भारत को कि तमाम कोशिशों के बावजूद भारत से पश्चिम की तरफ बढ़ते चले जाइए, तो चाहे ग्वादर हो या चाबहार, हर जगह भारत अपनी कोशिशें जरूर कर रहा है, लेकिन उन कोशिशों का कोई सिला मिलता हुआ नजर नहीं आता। कनाडा भारत को आंखें दिखा रहा है और तमाम तरह से गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने वाले सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता जैसे ही भारत के 8-9 सैनिकों का मामला सामने आया, किसी के मुंह से बोली नहीं निकल रही है। किसी टेलीविजन चैनल पर, किसी गोदी मीडिया चैनल पर आपने एक बहस नहीं देखी होगी, एक कोई कार्यक्रम नहीं देखा होगा इन नौसैनिकों के लिए। और जब गोदी मीडिया खबरें दबा रहा है तो क्या हम भी खबरों को दबा जाएं? भारतीय नौसेना के इन जाबाज सिपाहियों के लिए, सैनिकों के लिए हम सवाल ना उठाएं? ये नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता कि मौजूदा दौर में भारत सरकार ने 15 महीने में जिस प्रकार की हीला हवाली दिखाई, हम भी उसी तरह हीला हवाली दिखाएं। लेकिन सवाल यही है कि भारत की डिप्लोमेसी फेल क्यों हुई, भारत की अंतर्राष्ट्रीय धाक में क्यों कमी आई, भारत की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भारत के अनुकूल उतनी क्यों नहीं है। इन सब के पीछे जो कारण नजर आएगा, चरणबद्ध तरीके से उनको एक एक कर देखते चले जाएं तो आपको समझ में आएगा कि भारत ने विदेश नीति के अपने घोषित लक्ष्यों को कहीं ना कहीं घोषित लक्ष्यों के साथ चलने के दावे के बावजूद कार्यक्रम के मामले में, नीतियों के अमल के मामले में और ट्रोल आर्मी को बहकाने के मामले में जिस प्रकार से विदेश नीति से डेविएट करते हुए सत्ताधारी जमात भारत की अंदरूनी राजनीति में वोटों की राजनीति के चलते जो खेल खेल रही है, उस खेल से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता है। भारत में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंता जता चुका है। हालांकि भारत में अल्पसंख्यकों को उसी तरह से जीने का संवैधानिक अधिकार है जिस तरह से बहुसंख्यकों का है। लेकिन ये सवाल यदि उठे हैं, मौजूदा दौर में यदि सवाल उठे हैं, मौजूदा सत्ता के दौर में इन सवालों को बल मिला है, तो निश्चित तौर पर यह समय पुनरावलोकन का है, ये समय आत्मनिरीक्षण का है कि गलतियां कहां हो रही हैं। और इन्हीं गलतियों के बीच आप सोच सकते हैं, अमेरिका का उस पूरे गल्फ के इलाके में जो सबसे अच्छा मित्र है वो कतर है। अब जरा देखिए अंधभक्तों को कैसे बहकाया जाता है। अमेरिका का उस पूरे इलाके में, मिडिल ईस्ट के इलाके की आप बात करें, सबसे अच्छा मित्र यदि कहा जाता है तो कतर है। और उसी कतर में हमास का भी मुख्यालय है, उसी कतर में तालिबान का भी एक कार्यालय चलता है। और तमाम तरह की वो चीजें जिसमें तालिबान और यूएस के बीच जिस कथित मध्यस्थता की बात आती है, उसके लिए भी कतर कहीं मध्यस्थ बना नजर आता है। लेकिन भारत की क्या स्थिति है? कौन सा पाठ पढ़ाया जाता है? हमास से लड़ो, अमेरिका से दोस्ती, अगली बार ट्रंप सरकार। ये सारे नाते, ये सारे रिश्ते, और देश के प्रधानमंत्री ने तो एक दौर में कतर के दौरे पर यहां तक कह दिया था कि कतर हमारा दूसरा घर है। तो उस दूसरे घर में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे घर कतर में, आखिर भारत के 8-9 सैनिकों को सजाए मौत क्यों दी जा रही है? यह सवाल बड़ा है। अमेरिका अपने नागरिकों को छुड़ा लेता है, अमेरिका कभी नहीं कहता। हमास के कब्जे से 2 नागरिकों को अमेरिका छुड़ा लेता है, वो भी कतर की मध्यस्थता से। लेकिन अमेरिका के किसी अखबार में या किसी राजनेता को या किसी वहां पर किसी के समर्थक को, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, किसी ने पूरे अमेरिका में कहते हुए नहीं सुना, एक भी बाइट नहीं देखी कि पूरी दुनिया में अमेरिका का डंका बज रहा है। डंका तो दरअसल हमारे देश का बज रहा है, डंका तो दरअसल प्रधान सेवक का बज रहा है। ऐसा डंका बज रहा है कि 8-9 सैनिकों को, 8 रिटायर्ड नौसैनिकों को फांसी की सजा एक 22 लाख की आबादी वाला देश सुना देता है, और दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरान हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए दिखते हैं। 15 महीनों की डिप्लोमेटिक पहल कहां थी? कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कोई इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि भारतीय सेना में जब अग्निवीर बनाया जा रहा है, 4 सालों की एक कॉन्ट्रैक्ट नौकरी की तरह अग्निवीर बनाया जा रहा है, उन अग्निवीरों का 4 साल बाद क्या होगा? जब हमारे देश के रिटायर्ड नौसैनिक कतर जाने पर मजबूर हैं, तो इस देश में 4 साल की नौकरी करने वाला व्यक्ति कहां जाने को मजबूर होगा? ये आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कौन सी नीतियां इस देश में चल रही है। और इस दौर में यदि भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान राहुल गांधी ये कहते हैं कि सत्ता में अगर उनकी मर्जी के लोग आए, उनकी पार्टी को सत्ता मिली, उनके गठबंधन को सत्ता मिली, तो सभी नौसैनिकों, सभी अग्निवीरों को परमानेंट कर देंगे, तो उस पर भी कुछ लोग तंज कसते हैं। सवाल ये तंज का नहीं है,
सवाल इस देश के प्रधानमंत्री से उस अपील का है। हम भी एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर भारत सरकार से, भारत के विदेश मंत्री जिनका लंबा डिप्लोमेटिक करियर है, एस जयशंकर साहब, उनसे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सबसे एक अपील करते हैं कि जरा उन 8-9 सैनिकों के बहाने इस देश की आर्मी की अस्मिता का भी सवाल है, इस देश की सार्वभौमिकता का भी सवाल है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख का भी सवाल है और दुनिया में आपके डंका पीटने के दावे का भी सवाल है कि कृपया इन 8-9 सैनिकों को बचाने के लिए जो भी डिप्लोमेटिक पहल हो सकती है, जितने अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो सकते हैं, इन सबको बचाइए, 8 को भारत वापस लाइए और भारत वापसी, स्वदेश वापसी उनकी बेहद जरूरी है। अब चाहे उनकी आप इंडिया वापसी कराएं या भारत वापसी कराएं, भारत को इंडिया कहें या भारत कहें, जो भी नाम कहें, इससे उन 8-9 सैनिकों का कोई भला नहीं हो सकता। उन 8-9 सैनिकों के परिवारों के ऊपर जो अभी गुजर रही है, उस देश का नाम भारत करें, इंडिया करें, राम मंदिर बने ना बने, राम मंदिर का उद्घाटन आप करें ना करें, कोई मतलब नहीं है इस देश की सेना को उस राम मंदिर से। इस देश की सेना इस देश की सरहदों की रक्षा के लिए है। इस देश की सेना अलग अलग समय पर राहत कार्यों को, चाहे भारत के भीतर हो या भारत सरकार के आदेश से भारत के बाहर हो, हर जगह जाकर देश का नाम रोशन करने, भारत की अस्मिता और भारत की कर्तव्य परायणता का झंडा गाड़ने के लिए भारतीय सेना ने अब तक जो पसीने बहाए हैं, जिस तरह से देश का गौरव ऊंचा बना कर रखा है, उन 9 सैनिकों के साथ ये सलूक हो रहा है और राम मंदिर का ढोल पीटा जा रहा है, दुनिया में डंका बजने का ढोल पीटा जा रहा है। इस ढोल का मौजूदा दौर में कोई मतलब नहीं है, उस तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय डंके का कोई मतलब नहीं है जिस देश में एक तरफ 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जिंदा है, तो दूसरी तरफ इस देश का भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व नौसैनिक जिंदगी और मौत के बीच में पल पल घुट रहा है। एक बित्ता भर के देश कतर में जाकर घुट रहा है और इन सब के बीच सत्ता कहीं ना कहीं भारत में मौजूदा दौर में धर्मांधता और इन सब चीज़ों पर, राम मंदिर और इन सब मुद्दों को लेकर, इंडिया और भारत को लेकर व्यस्त नजर आती है। आज हिंदुस्तान एक है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, कतर से 30 गुना ज़्यादा बड़ी हमारी जीडीपी है, भारत की जीडीपी 30 गुना ज़्यादा बड़ी। तो जिस देश की जीडीपी 30 गुना ज़्यादा बड़ी है कतर से, वो कतर अपने से 30 गुना ज़्यादा बड़ी जीडीपी वाले देश को, उनके 8-9 सैनिकों को सजाए मौत सुना देता है और जूं तक नहीं रेंगती। सवाल ये है और इसी सवाल के ऊपर मैं आपको छोड़े जाता हूं कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होगा। बहुत सियासत की बात हमने सत्ता की जंग कार्यक्रम में इसी चैनल पर आपके साथ कर ली, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आज का सवाल सत्ता की जंग का नहीं, आज का सवाल इस देश की अस्मिता की जंग का है और अस्मिता की इस जंग की लड़ाई में पूरा देश, 142 करोड़ लोगों का देश, उन 8-9 सैनिकों उनके परिवारों के साथ खड़ा है। और हम अपील करते हैं कि हमारे दर्शकों में से कोई भी उन 8 के परिवार के सदस्य यदि देश नीति से संपर्क करना चाहते हैं, वहाँ अपनी व्यथा रखना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। देश नीति चैनल अपना कॉन्टेक्ट आईडी, ईमेल आईडी, अपना ट्विटर हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे रहा है। उनके परिवार के, उनकी पत्नी, उनके बच्चे जो भी हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हम उनके दर्द को, हम उनकी भावनाओं को इस देश के 142 करोड़ लोगों तक ले जाने के लिए कृत संकल्प हैं। आप आइए, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत सरकार से पूरी उम्मीद है कि वाकई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डंका बज रहा है, जो कथित डंका बज रहा है, वो वास्तविक रूप से भी इस देश के लोगों को दिखाएगी कि जी हाँ, वाकई डंका बज रहा है। तो देखते हैं डंका बजता है या डंका बजने की कवायद ही सिर्फ कवायद रह जाती है। उम्मीद है डंका बजेगा। उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी डिप्लोमेटिक नीति, जो पॉलिसी है, जो राजनयिक और कूटनीतिक नीतियां हैं, वो सरबजीत के मामले की तरह विफल नहीं होंगी। वो जाधव के मामले की तरह जो वहाँ विफल साबित होती रही है पाकिस्तान में, वो नहीं होगा। वो कम से कम सफल होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 22 लाख 24 लाख की आबादी वाले देश की ये हैसियत नहीं हो सकती कि कोई झूठे आरोप लगाकर भारत के 8 भूतपूर्व नौसैनिकों को सजाए मौत का ऐलान कर दे।
तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। हमारी संवेदनाएं उन 8 सैनिकों और उनके परिवारों के साथ है। हम उनकी हौसला अफजाई के लिए मौजूद हैं और आपसे भी, अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि मौजूदा दौर में भारत सरकार के ऊपर पूरे एक नागरिक के तौर पर जो भी सिविलियन राइट्स आपके पास, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार के ऊपर ये नैतिक दबाव बनाने का काम करें कि किसी न किसी तरह से उन 8 की रिहाई हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।